नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी सिलेबस कक्षा 11 की बुक हिंदी की बुक आरोह। आरोह का गद्य भाग आज हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 2, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा हुआ है मियां नसरुद्दीन। तो पाठ के शुरू में ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कृष्णा सोबती के हैं। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है शब्दों के आलोक में। ये शब्द कृष्णा सोबती के हैं। तो अब हम देखते हैं कृष्णा सोबती, इनका परिचय। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 में गुजरात, पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। ये उपन्यास हैं। ये सारे जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम और उपन्यास। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सब कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र इनके संस्मरण हैं। तो ये था कृष्णा सोबती का परिचय। आगे देखते हैं इनके प्रमुख सम्मान। इनको जो सम्मान, जो अवार्ड इन्हें मिले हैं वो है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहानी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहिनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत क्या है? इनका संस्मरण है। तो हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। तो उनकी भाषा की विशेषताएं हैं ये, जिनमें सांस्कृतिक तत्समता, उर्दू का मतलब उनकी भाषा में उर्दू शब्द भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, संस्कृत भी आती है। तो ये इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। अब हम देखते हैं मियां नसरुद्दीन पाठ में क्या है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र।
हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया कि मियाँ नसरुद्दीन जो पाठ यहाँ लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये कृष्णा सोबती का जो शब्द चित्र है हम हशमत, इस संग्रह से मियाँ नसरुद्दीन लिया गया है। इसमें ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे की कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने का असली हुनर मानते हैं। मियाँ नसरुद्दीन। अब ये हमारा पाठ शुरू हो गया है। साहबों, उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मज़े हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ, ग्राहक, हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हज़ारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस मतलब न्यूज़ वाले जो खबर देते हैं। अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना सास के पास, क्या आईना सास के पास, क्या मीना सास के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तमोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई।
लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानवाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वज़ा फरमाया है, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, उन्होंने क्या कहा कि जब आप इस पर काम पर लगे हो तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए होते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह आलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानवाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानवाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे साधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानवाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ भी और भी नानवाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहू तेरे, पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानवाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। ये किसने कहा? मियाँ नसरुद्दीन के वाजिद ने। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ
जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़ क्यों ना बनती साहब? बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया जाता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गई। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी ना। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते? खूब। ये किसने कहा? मियाँ नसरुद्दीन ने। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ ने खींचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस, यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। ये फैसला क्यों किया? क्योंकि मियाँ नसरुद्दीन किसी भी सवाल का जवाब सही सही नहीं दे रहे थे। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी।
₹4 मन मैदे की मजदूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मज़मून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ़तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाज़ेबान, तुनकी। फिर तेबर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ, अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली और हज़म। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है और इसके बाद हैं इसके अभ्यास प्रश्न। और इसके बाद हम देखते हैं मियाँ नसरुद्दीन पाठ के शब्दार्थ। नानबाई। नानबाई का अर्थ है तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला नानबाई कहलाता है। काइयाँ। काइयाँ का अर्थ है धूर्त या चालाक। पेशानी, माथा, मस्तक। अखबार नवीस, पत्रकार। खुराफात का अर्थ है शरारत। इल्म। इल्म मतलब जानकारी, ज्ञान, विद्या। इल्म यानी पता होना। नगीना साज। नगीना, नगीना जड़ने वाला। मीना साज, मीनाकारी करने वाला। और रंगरेज। रंगरेज का अर्थ है जो कपड़ा रंगता है, कपड़ा रंगने वाला। वालिद। वालिद का अर्थ है पिता। अख्तियार करना, अपनाना। मरहूम, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे कहते हैं मरहूम। मोहलत, कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। लम्हा भर। लम्हा भर का अर्थ है क्षण भर। नसीहत, सीख या शिक्षा। बजा फरमाना, ठीक बात कहना। शागिर्द, शिष्य। शागिर्द का अर्थ है शिष्य। परवान करना, उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात। जमात यानी कक्षा, श्रेणी। इंग्लिश में बोलें क्लास। रुखाई। रुखाई का अर्थ है उपेक्षित भाव। तरेरा। तरेरा का मतलब घूर कर देखना। रुमाली। रुमाली का क्या मतलब है? ये एक प्रकार की रोटी है जो रुमाल की तरह बड़ी होती है और बहुत पतली होती है। जहमत उठाना। जहमत उठाना का अर्थ है तकलीफ, झंझट या कष्ट। मजमून। मजमून का अर्थ है मामला या विषय। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।